भर्ती आती है, परीक्षा होती है, फिर पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, जो उसका पेपर लीक हो जाता है और फिर परीक्षा कैंसिल हो जाती है। ये पैटर्न सा बन गया है लगभग। आप किसी भी राज्य की कोई भी भर्ती उठाकर देख लीजिए, वहाँ से आपको यही शिकायतें मिलेंगी। और इसी तरह की शिकायत आई है उत्तराखंड से। यहाँ पर एक भर्ती आयोग है UKSSC, जिसका काम है कि जो अलग अलग सरकार के विभागों में, राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में क्लर्क लेवल की जो ग्रुप C की भर्तियाँ होती हैं उनको कंडक्ट कराना, जैसे लेखपाल, पटवारी, SI या VDO VPDO, इन पर भर्ती कराना। भर्ती 2019 में आई थी, 2021 में दिसंबर में उसकी परीक्षा हुई, फिर उसके बाद अप्रैल में रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसकी तैयारियां शुरू होती हैं। इसी बीच पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है और फिर उसके बाद जांच शुरू होती है। काफ़ी सारे लोग गिरफ़्तार किए जाते हैं। उसकी जो है अभी जांच चल ही रही है। 34 लोग करीब गिरफ़्तार हो चुके हैं और ये जाँच कब ख़त्म होगी, इस पर क्या आगे होगा, क्या इस पर फैसला आएगा, वो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इन छात्रों की जो चिंता है, ये वो छात्र हैं जिन्होंने VDO VPDO यानी जो दिसंबर 2021 में भर्ती हुई थी उसकी परीक्षा इनने पास कर ली थी। परीक्षा पास करने के बाद ये अभ्यर्थी अपने आगे की तैयारी में लगे हुए थे। इसी बीच इनको पेपर लीक होने की और ये पूरी जो भर्ती प्रक्रिया थी इस पर बादल मंडराने की जानकारी मिलती है। हम इनसे बात करेंगे और इनसे समझेंगे कि ये लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। ये परेड ग्राउंड है देहरादून शहर का और यहाँ पर क्या मांगे हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेशानंद जोशी है। अच्छा। सर मैं भी स्नातक स्तरीय और साथ में क्लरिकल एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हुआ है। जी सर, मेरा सिलेक्शन हुआ है स्नातक स्तरीय परीक्षा, और जो कनिष्ठ सहायक हुआ था इससे 1 महीने पहले, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है सर। ये स्नातक स्तरीय परीक्षा, ये UKSSC ये जो दोनों जी सर, जी सर, दोनों जो एग्ज़ाम थे वो UKSSC ने ही ऑर्गेनाइज किए थे सर। अच्छा जी सर। सर हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं, सरकार ने हमारा पक्ष तो लिया है, हमें आश्वासन भी दिया है, लेकिन सर हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके जो हमको लेकर के जो उन्होंने बात कही, हम उसमें संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। सर हम लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्या होगा आगे। हम लोग अभी भी फुली कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि सरकार हमारे विरुद्ध जाएगी या फिर हमें सहयोग देगी। इसीलिए सर हम आज यहाँ पर आए हैं। आपके खिलाफ जाएगी मतलब क्या? जी सर, हम हो सकता है कि सर सरकार हमारे विरुद्ध डिसीजन ले। हो सकता है कि हम लोग यही चीज़ सर हम लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि सरकार आखिर करना क्या चाहती है सर। वो हम लोग इसी बात से थोड़ा कंफ्यूज हैं। तो आज हम लोग सभी इसलिए यहाँ पर जमा हैं कि हमें सरकार एक बार आश्वस्त कर दें और बता दें कि भाई कि आप लोगों को नियुक्ति दी जाएगी। जी सर, हम लोग यहाँ पे इसलिए जमा हैं। सर एक्चुअली क्या है कि जो ये प्रोसेस है, कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात स्पष्ट कर दी है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड है। ये पूरा जो माफिया गिरोह इसमें पकड़ा जा रहा है, ये ऑर्गेनाइज्ड है, मुख्यमंत्री जी ने भी बताया है। तो इसका मतलब ये पेपर लीक का जो ये मामला है, ये एक फ़िक्स दायरे में रहा होगा, क्योंकि जब ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि ऐसा तो था नहीं जब पेपर हुआ था तो उससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक किसी को करीब 5 महीने की ये ड्यूरेशन थी। इस पूरे ड्यूरेशन में किसी को ये पता नहीं था कि इसमें हुआ क्या है। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तब जा कर के कि सर की पेपर लीक की बात आई। तो अभी तक भी अगर आप यहाँ पर या जितने भी बच्चों ने ये पेपर दिया है, अभी तक भी उनके पास ये पेपर पहुँचा नहीं है। मतलब कि ये लीक ऐसे नहीं था कि बहुत वाइडली हुआ था, ये सिर्फ बेचा गया है सर पेपर। ऊपर से क्या हुआ कि किसने बेचा है पेपर? सर ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। जिस तरह से अभी तक पकड़ में आ रहा है, STF जो है इसमें तफ्तीश कर रही है लगातार, और ये पेपर जो है एक ऑर्गेनाइज्ड लोगों के द्वारा लोगों को घर से बुलाकर एक रात पहले पेपर पकड़ा गया है, ये पढ़ाया गया है। ठीक है सर, हमारी सरकार से तो कोई अभी तक कोई ऐसी हमें नेगेटिव बात नहीं आई है और हम धन्यवाद। जो आप बता रहे हैं कि पेपर बांटा गया, ये पेपर उन लोगों के पास आया कैसे? मतलब पेपर जो है कोषागार में जाता है, ट्रेजरी में, वहाँ पे जो है उसको सील किया जाता है बाकायदे। जब वो अगले दिन एग्ज़ाम होना होता है तो फिर वहाँ पे जाता है, उसकी मतलब कड़ी प्रक्रिया होती है पूरी। तो उसमें से कैसे ये सर ये जो प्रिंटिंग प्रेस थी आयोग की लखनऊ के अंदर, वहीं का एक बंदा था अभिषेक वर्मा, उसी के साथ जो यहाँ का माफिया है, जो हकम सिंह वगैरह पकड़े गए थे, उनके टच में था। तो उन्होंने वहाँ से पेपर निकाला, पेपर निकालने के बाद फिर वो एक रात पहले बच्चों को होटल वगैरह में पढ़ाया गया है। एक लीक होता है, आप उत्तर प्रदेश का मामला देख रहे हैं, एक लीक होता है कि पहले दिन पेपर बढ़ जाता है सभी के पास ना, वो वायरल बड़ा लीक हो जाता है। यहाँ पेपर हम एक तरह से लीक नहीं कह सकते इसको ना, क्योंकि पेपर ये ऑर्गेनाइज्ड इसको निकाल कर बेचा गया है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर आपने सेग्रीगेट कर लिया है, मतलब अगर मैं लीगली बात करूं कि अगर उन लोगों के ऊपर एक्शन हो गया है
जिन्होंने किसी भी चीज़ को गलत करने, पेपर ही नहीं किसी भी मामले में जो कल्प्रिट होता है उसी को सज़ा मिलती है। तो बाकी लोग अगर इसमें 150 लोग भी हैं, 200 लोग भी हैं, तो फिर 700 लोग ऐसे हैं जो आगे फेयर लोग हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें लगातार आश्वासन मिला है, हम लोग मिले भी थे, हम 4 लोग जो खड़े हैं हम लोग मुख्यमंत्री साहब से मिले भी थे। उन्होंने अपने फेसबुक पेज से, अपने ट्विटर के माध्यम से नेशनल लेवल पर भी ये बात रखी है कि मेहनती लोगों के साथ अन्याय नहीं होना दिया जाएगा। न्याय का सिद्धांत यही कहता है सर हर जगह कि जो है 100 दोषी जो है छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री कल सीआरसी की मीटिंग में भी थे और वहाँ भी कि हमारी एक बहन ने उनके सामने, वो स्वरोजगार का काम भी करती हैं और वीडियो में सिलेक्टेड भी हैं, 4 साल से तैयारी कर रही थी लगातार वो। तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब अचानक ये बात रख दी कि मैं वीडियो में सिलेक्टेड छात्रा हूँ, तो मुख्यमंत्री साहब ने वहाँ भी बोला कि हम मेहनतियों के साथ गलत नहीं होने देंगे। सरकार पर हमें पूर्ण विश्वास है, लेकिन सर कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं। वो लोग जो इसमें कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में जो है फेल हुए हैं और अलग अलग एग्ज़ाम वाले, कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले रैली भी करी है, ठीक है सर। तो उस रैली में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तरह से लोग आए हुए थे। हम लोग लगातार उस रैली में देख रहे हैं कि गुरुकुल में पढ़ने वाली छात्राएं आई हुई थी, ठीक है सर। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कह रहे हैं कि हम यहाँ भारत में भ्रष्टाचार ख़त्म करने आए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे थे उसमें कि हमारा पेपर ही नहीं था। इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड, और यहाँ देहरादून के अंदर भी एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ कोचिंग वगैरह चलती हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो लोग आए हुए थे। मेरे ख्याल में जो कल एक रैली, जो अभी रैली हुई कुछ दिन पहले, वो एक मिलीजुली रैली थी जिसमें सीबीआई की मांग ज़्यादा सरकार के द्वारा की गई है। सीबीआई का जो प्रकरण है वो माननीय भुवन कापड़ी जी ने कोर्ट में भी डाल रखा है यहाँ ना, इस एग्ज़ाम को लेकर। मतलब इस एग्ज़ाम को नहीं, चाहे विधानसभा हो, सचिवालय सुरक्षा हो, सभी भर्तियों में चक्कर ये है कि सभी भर्तियों में ही यहाँ गड़बड़ी पाई गई है। 2015 से अगर सीबीआई आती है और 2005 से भर्तियाँ खुलनी शुरू होती हैं। अगर जैसे सभी भर्तियों में गड़बड़ी पाई गई है तो उन गड़बड़ियों की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? मतलब क्या आप लोगों को दिक्कत सर है? हमने तो हर जगह, हम 5 महीने से लगातार, आज 7 सितंबर हो गया और 7 अप्रैल को हमारा रिजल्ट आया था। 5 महीने से हम लगातार जनप्रतिनिधियों से, आयोग से, अधिकारियों से मिल रहे हैं। हमने हर जगह ये कहा है कि जाँच होनी चाहिए, हर एक भर्ती की जाँच होनी चाहिए। हम भी आज ये कह रहे हैं कि अगर भर्ती में धांधली, हर जगह धांधली हो रही है और एसटीएफ पकड़ भी रही है। 2019 का मैं आपको एक प्रकरण बताता हूँ जहाँ क्लर्क का सिलेक्शन न्यायालय में हुआ था। उस न्यायालय में खुद लोग पकड़े गए, मतलब खुद माफिया हैं जो उस भर्ती में निकले गए थे। तो कितनी भर्तियों को रद्द करोगे सर? अगर रद्द करना ही सोल्यूशन है तो सारी भर्तियों को रद्द किया जाए सर। एक ही भर्ती को रद्द करके काम चल जाएगा क्या? और जब सेग्रीगेशन का रूल है तो हम तो सेग्रीगेशन की मांग करते हैं। हाँ, बच्चे थोड़े से घबराए हुए इसलिए हैं क्योंकि लिखित में अभी आश्वासन नहीं मिला है हमें ना शासन की तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने बहुत धन्यवाद किया है, हाँ अभी भी कर रहे हैं आपके माध्यम से, कि जीरो टॉलरेंस की सरकार, इतना बड़ा स्टेप माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। जिस तरह से योगी सरकार में लगातार डिसीजन लिए जाते हैं, आप लोग देखते हैं लगातार, इसी तरह से आगे बढ़ के एक मुख्यमंत्री आया है, ठीक है। 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हमारे ही हैं, ठीक है, पद जो सीरियल वाइज हैं। बाकी तो यहाँ मुख्यमंत्री काफ़ी बदले, 2-2 बार भी रहे हैं। तो 11 मुख्यमंत्री में से यहाँ पुष्कर सिंह धामी ने ये डिसीजन लिया है कि सबकी जांच हो रही है। वो बिल्कुल इस मामले को लेकर बड़े कठिन उससे लगे हुए कि हम इसको जड़ से उखाड़ देंगे। लेकिन हम बार बार यही चाहते हैं कि सर भर्ती, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि हम बेटा बेटी के साथ गलत नहीं होने देंगे। आज भी अगर वो हमारी बात देखेंगे तो हम उनसे यही चाहते हैं कि न्याय हो, और न्याय हो, जो लोग गलत हैं वो बाहर किए जाएं और जो लोग सही हैं उनको ज्वाइनिंग की जाए। हम लोग यही चाहते हैं। और सर एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर सरकार दबाव में, भीड़ तंत्र को देखकर ही सरकार काम करती है, तो हमने भी रैली करी थी। और जिस तरह से अगर भीड़ तंत्र पे ही अगर सरकार काम करेगी तो कल ये भी अपने परिवार के साथ उतरेंगे सड़कों पर। कब तक चलता रहेगा सर ये प्रोसेस? ये प्रोसेस की बात मैं करना चाहता हूँ कि प्रोसेस क्या होता है भर्तियों के आने का UKSSC में? जैसे कितना अंतराल होता है, मतलब कितना समय लगता है कि एक भर्ती आई, कंप्लीट हुई, दूसरी भर्ती आई, उसके बारे में? सर मैं ये बताना चाहूँगा कि UKSSC में जो भर्तियाँ आती है वो चुनाव के टाइम पे आती है। लगभग जब एक पंचवर्षीय योजना पूरी होती है तो उसके लास्ट में कोई भी सरकार है, चाहे वो एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तक जितनी सरकारें रही हैं वो अपने जो है चुनाव एजेंडे के तहत भर्तियाँ निकालती है। तो 3-4 साल का सूखा रहता है। अभी जैसे चुनाव हो गया है तो अब जो है आने वाली भर्ती है तो 2024 में आएगी, या जब ये कार्यकाल 5 साल में पूरा होगा तब आएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 2013 से यहाँ देहरादून में हूँ, लगातार पढ़ाई चल रही है। तो अब क्या है कि मेरे जो माँ बाप ने जो है अपने जैसे भी करके उन्होंने गरीबी में अपनी पूंजी, जो अंतिम पूंजी थी, वो मेरे पे लगाई हुई है।
ठीक है, तो उन्हें कहीं ना कहीं विश्वास था कि हमारा बच्चा जो है पढ़ लिख के काबिल बनेगा। मैं खुद दिव्यांग हूँ, तो अगर आपके न्यूज़ चैनल, क्योंकि आप राष्ट्रीय न्यूज़ मीडिया से हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी बात जो है मोदी जी तक भी मेरी पहुँचेगी। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि आप जो है दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छा आपने 2016 में एक्ट भी लाया और काफ़ी काम भी करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि देखो, युवा जो दिव्यांग है वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि आप जो है उसे पेंशन ना दें। पेंशन नहीं चाहिए साहब, उसे स्वाभिमान से जीना है, उसे पढ़ाई करनी है, उसे नौकरी चाहिए, उसे रोज़गार चाहिए। अब वो ज़माना नहीं रहा है कि जो है कोई जो है सड़कों में चौराहे में अपने के लिए भीख मांगेगा। उसे जो है अपने सम्मान के साथ जीना है, उसे कलम कॉपी उठा के वो पढ़ना चाहता है। तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास जो है विगत 5 सालों में कुछ एक ही पोस्टें, मैं बार बार हर मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि हमारे पास कुछ ही पोस्टें होते हैं, ना हम क्लैरिकल में होते हैं, ना हम फिजिकली कहीं पे। हमारे पास फिजिकल चैलेंज भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम कुल मिला के 1-2 रोज़गार हमें मिलते हैं, वहाँ पर भी अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग है। मैं परसों हमने रैली करी, यहाँ पर दिखाया कि हम लोग जो हैं फेयर हैं। तो हमारे साथ जो दिव्यांग भाई आए, तो किसी के पास पाँव नहीं है, तो बैसाखी पे चल रहा था। तो उस चीज़ को देख के दुख होता है कि कहीं ना कहीं देखो, सरकार के माध्यम से हम पेपर करते हैं, एजेंसी पेपर करवाती है, सब कुछ सरकार का सिस्टम है, हम तो कहीं अलग से नहीं दिया ना। हम अच्छा, कब से तैयारी कर रहे हैं? सर मैं 2013 से यहाँ पे देहरादून में हूँ, 2016 से, क्योंकि 2013 से 16 तक मेरी ग्रेजुएशन चली, उसके बाद मैं लगातार तैयारी में था। अच्छा, कितनी परीक्षाएं दे चुके हैं आप? सर मैं 5 परीक्षाएं दे चुका हूँ लगभग। उसमें सर मेरा ये है कि 3 में मेरा नहीं हुआ है। मेरा सीटेट क्वालिफाई है, मेरा वीडियो बीपीडीओ है, और मेरा लोअर पीसेस 0.25 से रहा है। अच्छा, जी। तो आप मतलब इतने समय से तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, तो घर वालों का नहीं होता है कि आप मतलब कब तक आप लोगों को तैयारी करने के लिए दें, क्योंकि भर्तियाँ आती नहीं हैं, लगातार लटकी रहती हैं, आती भी हैं जो फिर पेपर लीक हो जाता है या रद्द हो जाता है। तो फैमिली बैकग्राउंड मतलब और उनका क्या सपोर्ट रहता है आप? सर आज तक तो ऐसा था कि शुरू में मैं खुद कह रहा हूँ, 2013 की आपदा आई तो मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में मैंने गार्ड की नौकरी करके सर, उस समय बैंक बूंक बंद हो गए थे। मैं शुरुआत में उस समय यहाँ आया था, तो मैंने ऐसी कंडीशन देखी। और मैं अभी भी जो है, मैं दिव्यांग हूँ, तो मैं एक हाथ से ही सारा काम करता हूँ, खाना पीना अकेले रहता हूँ। तो मैं इतनी कठिन, और मेरे घर वाले उसमें पढ़ाई करते थे। अब भाई जो है, भाई ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, पर अब भाई की शादी हो गई धीरे धीरे करके। मेरे पास ये उम्मीद अब लास्ट थी कि इस परीक्षा में कहीं ना कहीं मैंने अपना जितना झोंक सकता था खुद को, इसको झोंक दिया था। और अब आगे जो है मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को अगर आप रोज़गार नहीं देते तो हमें फिर लौट के पहाड़ों में जाना पड़ेगा, जहाँ से हम आए हैं रोज़गार के आस से। यहाँ देहरादून में पढ़ाई करी हमने। कहाँ से आए हैं आप? मैं उत्तरकाशी जिले सीमांत जिले से हूँ, उत्तरकाशी से। और हमारे यहाँ रोज़गार के नाम पे कुछ नहीं है। 4-5 महीने की जो है वो यात्रा चलती है, उसमें भी अब जो है कोरोना के बाद बिल्कुल काम जो है सब ख़त्म हो चुका है। तो अब जो है वहाँ गांव तो 2-4 लोग ही हैं वहाँ पर। और वो जो है हम लोग जो है, अब मैं तो ना तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकता हूँ, क्योंकि हर जगह फिजिकली चैलेंज है। तो कहीं ना कहीं मैंने पूरी आस लगाई थी। अब ये अगर सरकार हमें नौकरी नहीं देगी तो हमें भेड़ बकरी दे, हम जाके जो है पहाड़ों में उन्हें चुंगाएंगे और उससे अपना पेट भरेंगे। आप भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं? हाँ जी, मैं भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। कब से तैयारी कर रही हैं आप? सर मैं 2017 से तैयारी कर रही हूँ। 2017 से मैंने ग्रुप सी के फॉर्म भरने शुरू किए। मैंने कम से कम 15 से 20 एग्ज़ाम्स मैंने ग्रुप सी के दिए हैं, और मेरा हमेशा 4-5 मार्क्स से मैं हमेशा हर एग्ज़ाम में रह जाती हूँ। तो सर ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है जो मेरा क्लियर हुआ है वीडियो वीपीडीओ का। इससे पहले एक क्लर्क का एग्ज़ाम था, उसमें भी मैं सर 2-3 मार्क्स से मैं बाहर हो गई थी। तो अभी जैसे जब रिजल्ट आया, फिर आपको लोग लगा होगा कि कम से कम एक एग्ज़ाम तो निकला है, फिर उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है। कितना बड़ा चैलेंज होता है ये? 7 अप्रैल को इसका रिज़ल्ट आया था, तो हम एक मतलब स्ट्रेस फ्री हो गए थे। हमारे साथ साथ हमारा परिवार भी स्ट्रेस फ्री हो गया था कि चलो एक पेपर हमारा निकल गया है। तो सर हम स्ट्रेस फ्री हो गए थे कि हमारा एक पेपर निकल गया है, और हमें बहुत खुशी हुई थी। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर मैं देहरादून से ही हूँ। अच्छा, देहरादून से ही हैं आप। यहाँ पे कोचिंग करती हैं? सर मैं कोचिंग करती थी, मैंने 2 साल कोचिंग करी है करणपुर से। अच्छा, कोचिंग करते हैं। अब जैसे घर वालों का किस तरीके से सपोर्ट रहता है कि आप लोग लगातार परीक्षा दे रही हैं? सर घर वाले पूरे सपोर्ट में हैं हमारे कि, और सर वो बोलते हैं कि आप आगे भी तैयारी करो अगर आपका रह जाता है तो। अच्छा, तो अभी आप लोगों की क्या मांग है? जैसे आप
एसटीएफ जांच कर रही है मामले की पूरी, इसमें कई सारे लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। क्या डिमांड है आप लोगों की? सर हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने हमें जैसे आश्वासन दिया है कि इसमें मेहनती बच्चों को हम उनका अहित नहीं होने देंगे, और हम चाहते हैं कि जो मेहनती बच्चे हैं उनको ज्वाइनिंग मिले और जो भी इसमें दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए। सर हम यही चाहते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरी अपनी नौकरी छोड़ के इस परीक्षा की तैयारी के लिए आए थे और पूरे जो है अपने आप को पूरी तरीके से इसमें लगा दिया था कि किसी भी तरीके से हमको ये भर्ती निकालनी है और सरकारी नौकरी लेनी है। ऐसे ही आपने भी नौकरी हाँ छोड़ के तैयारी जी, की थी? मेरा नाम आनंद पाल सा है और मैं उत्तरकाशी से हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं बीपीएल फैमिली का मेंबर हूँ। मेरे परिवार में जो है मेरी माता जी हैंडीकैप है, मेरा बड़ा भाई भी हैंडीकैप है, पिताजी को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, वो भी 1200 रुपये। अब उसके साथ साथ ये लगा लो कि मेरे 2 छोटे भाई हैं, उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं शादीशुदा हूँ तो मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं। इसके साथ साथ मैंने बहुत संघर्ष किया, अपने परिवार को पटरी पर रखा। अपने भाइयों की शिक्षा के लिए मैंने जो है प्राइवेट जॉब का ऑप्शन चुना। मैंने प्राइवेट जॉब करी। मैं यहाँ पर उसके साथ साथ मेरी इतनी तैयारी नहीं हो पाती थी कि मैं एग्ज़ाम में अपना स्थान बना पाऊँ। फिर बहुत लंबा संघर्ष चला, फिर चल रहा था जैसे भी चल रहा था। फिर कोविड आया, कोविड के आसपास जो है मेरी पूरी नौकरी चली गई। अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। मेरे पापा के जो वृद्धावस्था पेंशन है वहाँ से मैंने कोचिंग की फ़ीस दी। तब मैंने संघर्ष करके किसी भी तरीके से अपने आप को 4 दीवारों के अंदर बंद किया और ये देखा कि कहीं ना कहीं अब जो है एक उम्मीद है। मेरे पास एक ही किरण थी कि ये नौकरी मैं निकाल दूं किसी भी तरीके से। मैंने संघर्ष किया पूरी तरीके से। 1 साल पूरा दीवारों के अंदर बंद रहा और मैंने कनिष्ठ सहायक और इसमें अपना स्थान बनाया। मेरी एससी कैटेगरी में जो है 4थी रैंक है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक गरीब आदमी दोबारा कैसे इस प्लेटफॉर्म को गेन कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कई बहनें ऐसी जिन्होंने अपने जेवर तक बेच दिए हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे 2 बूढ़े माँ बाप हैं, छोटे भाई लोग हैं, मेरे बच्चे अब पढ़ने वाले हो, 4 साल का मेरा बेटा हो चुका हूँ। अब मैं खुद पढ़ता रहूँ क्या? यहाँ पे निरस्त की कोई मांग इस तरीके से अगर करेगा, उनसे ज़रा ये पूछा जाए कि एक गरीब परिवार जो है कितने हालातों से गुजर करके जो है इस प्लेटफॉर्म को अचीव करता है। क्या पॉसिबल है उन लोगों के लिए जो आज सीना तान के कहते हैं कोई कोचिंग चला रहे हैं, वो बच्चों को बरगला रहे हैं कि नहीं आप चलो हमारे साथ रैली में। एक टीचर का क्या दायित्व होता है? मैंने भी टीचिंग करी है। टीचर का ये दायित्व कभी भी नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को जो है नौकरी पे लात मारे। टीचर का ये दायित्व होता है कि वो बिल्कुल अपने सेलेक्टेड कैंडिडेट के साथ खड़ा हो। उसके कोचिंग से 4 बंदे सेलेक्टेड हो जाते हैं। ऐसे मैं भी एक टीचर की भूमिका में रहा हूँ। मेरे भी बहुत सारे बच्चों ने चयन लिया है, मैं वहाँ पर चयनित नहीं हो पाया। मैंने कभी भी नहीं चाहा कि मेरे बच्चों का सिलेक्शन ना रुके। आपके कहने का मतलब है कि ये जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, ये भर्ती के खिलाफ, भर्ती को रद्द करने की मांग कोचिंग सेंटर्स की ओर से इसको हाँ बिल्कुल। इसमें बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि कौन सा एग्ज़ाम है, जिनको ये नहीं पता कि हमें आगे कौन सा एग्ज़ाम देना है। वो सिर्फ इसलिए, उनको रद्द करने का कोई मतलब नहीं है, उनको ऐसा बोला ही नहीं गया है। उनको सिर्फ इसलिए यहाँ पर बुलाया गया है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। इस तरीके से उनको बहला फुसला करके परेड ग्राउंड में लाया गया है ना। कई न्यूज़ चैनल में वालों ने पूछा भी है उनसे आपके मार्क्स क्या हैं, उन्होंने बोला हमारे 40 मार्क्स हैं। हम अपने दोस्त, फिर भी उन लोगों की मंशा क्या थी कि मेरे दोस्त का चयन हुआ है, मैं भी ये चाहता हूँ कि उनके साथ बुरा ना हो, उनको उनकी ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। ऐसे भी लोग कल रैली में थे, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि हमको किस लिए जाना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी जनता रोड पर, सड़क पर है। हम भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी 0 टॉलरेंस की नीति पे इतना अडिग खड़े हैं तो हम भी क्यों ना उनके साथ हों। हम भी तो ये चाह रहे हैं कि हमारी भी मांग मतलब पूरी तरीके से जो है सुनी जाए। हम एसटीएफ ने मेरी जांच करी है, क्योंकि मैं बीडीओ बीपीडीओ में सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। मुझे एसटीएफ का कॉल आता है, मैं एसटीएफ के पास जाता हूँ। मैंने वहाँ पर शपथ पत्र भी लिख दिया है कि अगर मैं किसी भी भर्ती में इस तरीके से संलिप्त पाया जाता हूँ गलत तरीके से, तो जो भी कानून के दायरे में मेरे लिए सजा है मैं उसको पाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये सबके पास एसटीएफ ने जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है सबको कॉल करके बुलाया और सबको तो नहीं बुलाया है, उन्होंने मोस्टली कैंडिडेट को बुलाया है। और इसमें से अब कुछ ही लोग बचे हैं जिनको मतलब नहीं बुलाया, क्योंकि वो बेचारे बिल्कुल से फेयर हैं।
है ना, उनको बुलाने का कोई मतलब नहीं बनता। मुझे इसलिए बुलाया है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं उत्तरकाशी से हूँ और उत्तरकाशी में ये उठा था कि मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है गलत तरीके से लोग चयनित हुए हैं, है ना, तो ये कुछ अफवाहें भी फैली हुई थी। इस दायरे में हम लोगों को भी बुलाया गया। 80 लोग थे हम उत्तरकाशी से सेलेक्टेड, पूरे उत्तरकाशी से। उसमें से ये बुलाया गया था कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक से जो 80 लोग थे, जबकि ये बिल्कुल गलत था। पर्टिकुलर ब्लॉक से जो है 10 से 12 लोग चयनित थे। तो ये इस खबर को फैलते हुए तब उन्होंने हम लोगों को बुलाया था। जब इसका पूरा जस्टिफिकेशन हुआ, फिर हम लोगों की जांच हुई, हम जांच में बिल्कुल फेयर पाए गए, है ना। अब हमारी यही मांग है मुख्यमंत्री साहब से, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है, हम उनके हर फैसलों को स्वागत करते हैं। भ्रष्टाचार के साथ हम उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़े हैं, है ना। मुख्य सेवक की भूमिका में हूँ, बिल्कुल भी कभी भी नहीं डर रहे हैं अपना फैसला लेने में। और उन्होंने साफ साफ हमें आश्वस्त भी किया है कि जो बंदा गरीब तबके से उठा हुआ है, जिस बंदे ने ईमानदारी से सिलेक्शन लिया है, जो बंदा मेहनती है, ईमानदार है, उसके साथ हम बिल्कुल भी अहित नहीं होने देंगे। बस हमें सिर्फ मुख्यमंत्री जी से ये चाहिए कि अब हमें और कितना इंतज़ार है, हमको कितना इंतज़ार करवाएंगे। क्योंकि मेरे पे जो है यहाँ पर रूम रेंट का जो बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ चुका है। मैं 40,000 रुपये के कर्जे में डूब चुका हूँ। अब मैं क्या करूँ, मैं दोबारा अपने आप को कैसे अपने इस पढ़ाई के लिए तैयार कर सकता हूँ? मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। कर्जा चढ़ चुका है, मतलब आप यहाँ पे रूम पे रेंट लेके? मैं रूम रेंट लेकर के यहाँ पे रहता हूँ। मेरे साथ मेरे 2 छोटे भाई भी रहते हैं। मैं जैसे तैसे करके यहाँ मैंने आपको पहले बताया कि मेरी जो कोचिंग की फ़ीस है, मैंने अपने पापा की वृद्धा। कितना किराया आता है यहाँ पे मेरा 4,000 रुपये रूम रेंट का किराया है। 4,000 में हम लोग 3 भाई रहते हैं। एक बहन भी हमारे साथ रहती थी, उसकी अब शादी हो चुकी है। तो अब सोचो हम कैसे कैसे करके, जब मैंने यहाँ पर तैयारी करी, मेरे छोटे भाई ने गार्ड की नौकरी करी। हमने ये सोचा कि चलो बड़े भाई की नौकरी लग जाएगी, फिर उनको भी सपोर्ट मिलेगा। आज की डेट में स्थिति ऐसी हो गई है कि अब मैं भी रोड पे हूँ, वो भी रोड पे हैं। मेरा तो ऐसा कि मेरा करियर ख़त्म हो चुका है, अब उनका भी करियर ख़त्म होने पे आ गया है। तो मेरा ये गुहार है मुख्यमंत्री जी से, हम लोगों के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि हम लोग रोड पे आ चुके हैं। और रोड में आना क्या है, हमारे पास तो ना छत है ना कुछ है, हम कहाँ जाएंगे। इससे अच्छा तो हमें अब जहर ही दे दो लास्ट में। अगर नौकरी नहीं दे रहे हो तो जहर ही दे दो। हम गलत तरीके से तो आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हमने मेहनत करी है सिर्फ, और हम उस मेहनत का हक आपसे मांग रहे हैं। और यही एक न्याय होगा। अगर ईमानदार बच्चे को आप क्या करते हो, सिलेक्शन देते हो, तो आप एक उत्तराखंड में न्याय की मिसाल पैदा करेंगे और एक ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो युवा होंगे और इस काम को करेंगे। तो आप लोगों की कितनी संख्या है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं? सर इस एग्ज़ाम में 916 कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए थे, और इसमें से कुछ अभी तक जो एसटीएफ बता रही है, अभी रिपोर्ट तो नहीं आ रही है, लेकिन जो न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल रहा है वो ऐसा है कि 60, 70, 80 जो इसमें बता रहे हैं वो फेक लोग हैं, जो पेपर लीक के जरिए जो है, जो फेक लोग हैं, जो फ्रॉड लोग हैं वो। हाँ, बाकी एक जो सिलेक्टेड हैं, और कुछ उसमें ऐसे भी हैं 40-50 के करीब जो नॉन सेलेक्टेड भी हैं उसमें, वो भी फेक है। उन्होंने भी किया था लेकिन उनका हो नहीं पाया किसी कारणवश, है कि नहीं। बाकी जो लगभग कम से कम 750 बच्चे ऐसे हैं, 750 बच्चे ऐसे हैं जिनमें से 150 तो लगभग नए बच्चे हैं, लेकिन 600 के करीब या 650 के करीब बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक जगह नहीं कर बल्कि 4-4, 5 जगह एग्ज़ाम निकाला है। उसमें से मैं खुद एक हूँ सर, मैंने 5 एग्ज़ाम अभी निकाल चुका हूँ। 6 एग्ज़ाम हुए थे इस 6 महीने के अंदर, 5 मेरे भी हो चुके हैं। और इसमें से आप किसी से भी पूछ लो सर, कोई भी बंदा उठा के पूछ लो, रैंडम किसी को भी उठा लो, कोई ना कोई बोलेगा मेरा ये भी निकल रखा है, ये भी निकल रखा है। दूसरी चीज़ मेरा ये कहना है सर कि अगर अभी कुछ न्यूज़ चैनल हमारे जो लोकल न्यूज़ चैनल है वो ये भी कह रहे हैं कि तुम लोग फर्जी हो, तुम सारे फर्जी हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा और उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अगर हम फर्जी होते, चलो हम एक एग्ज़ाम में 15 लाख रुपए दे सकते हैं, मेरे 5 एग्ज़ाम निकले सर, 5 गुना 15 करके देख लीजिए कितना होता है। मैं क्या इतने पैसे दे सकता हूँ? मुझे नहीं लगता कि मेरे जितनी पीढ़ियाँ चलेगी उन्होंने भी इतने पैसे एक बार में देखे होंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि सर जैसे सरकार के ऊपर ना दबाव बनाया जा रहा है, इसको मैं खुलेआम बोलता हूँ कि सरकार अभी इतनी अच्छी है, सीएम हमारे इतने अच्छे हैं, किसी के दबाव में आने वाले नहीं है, क्योंकि दूर दूर तक कोई औचित्य भी नहीं है उनका दबाव में आने का, क्योंकि जो निष्पक्ष होता है उसको दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि जो रद्द करने वाले हैं, अब देखिए सर कुल मिला के यहाँ पे कितने लोग देख रहे हो, इतने लोग 13 डिस्ट्रिक्ट हैं सर, कोई पिथौरागढ़ का है, कोई उत्तरकाशी से है, कोई चमोली से है, कोई रुद्रप्रयाग से है, दूर दूर से हैं। यहाँ पे बस वो लोग इकट्ठा हो रखे हैं अभी जो देहरादून में रहते हैं, विषम परिस्थितियों से यहाँ पे आके देहरादून में रह रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, उतने लोग इकट्ठा हो पाए हमारे साथ में। तो इतनी भीड़ की आवाज़ लगभग 1.5 लाख लोगों के सामने दब जाएगी, ये पक्का है सर।
क्योंकि एक बड़ा तबका ये चाहता है कि उसको दोबारा मौका मिले। और ये कहने का मतलब है कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो चाहते हैं कि पेपर रद्द हो जाए। क्योंकि अब श्योर सी बात है ना सर कि अगर आप एक देखिए ना सर, क्या होता है कि अगर आप आज का नहीं हुआ तो अगर मैं आपको बोलूँगा कल आपको दोबारा मौका देंगे तो आप क्यों नहीं बैठोगे? क्योंकि आपके 40 साल का करियर का सवाल है, आप तुरंत बैठ जाओगे इस एग्ज़ाम में। वही यहाँ पे हो रहा है। और एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा है कि यहाँ पे सर्वोत्तम की बात होती है। हम सभी, वो भी सब में परिश्रमी, हम भी सब परिश्रमी, सब मेहनती हैं, लेकिन यहाँ पे सर्वोत्तम की बात है सर। मेरिट में सबसे ऊपर जितने सीटें तक है वहाँ तक जो आगे, उसके बाद मेरिट बंद हो जाती है। और हर बार ऐसा होगा, किसी ना किसी का 0.1 से रह जाएगा, किसी का 0.5 से रह जाएगा। हर बार ये मुद्दा उठता रहेगा। और दूसरा चीज़ ये है कि जिसका नहीं होगा वो हर बार चिल्लाएगा धांधली हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो कितनी बार आप रद्द करोगे? कहते हैं ना कि सर अगर एक रोग एक दवाई से ठीक नहीं हो रहा है तो दूसरी दवाई बदल दीजिए। अगर किसी के हाथ में कैंसर है तो उसका गला काटना ये न्यायोचित नहीं होता है। उसका कहीं ना कहीं उस हाथ का जहाँ पर वो है उतने तक ही उसको अलग किया जाए, जैसे अभी तक होता है। लेकिन हर बार ये गला काटना ये गलत है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपको बलि देनी पड़ेगी। सर बलि देना आप समझ सकते हो ना, बलि क्या होती है? बलि होती है किसी को अनैच्छिक रूप से उसकी गर्दन अलग कर देना, और बलिदान होता है ऐच्छिक रूप से। ना हम बलि देने के फेवर में, ना हम बलिदान देने के फेवर में, क्योंकि ये है कि बलिदान हम नहीं दे सकते किसी के लिए। जो बंदा बोलता है कि बलिदान देना पड़ेगा वो आज स्वयं के लिए पुलिस सिक्योरिटी की मांग करता है। तो आप भी बलिदान दीजिए ना, आप क्यों डर रहे हैं? सीधी सीधी बात ये है, आप भी उस चीज़ में खड़े हो जाइए ना कि चलो मेरा भी बलिदान जाएगा, कोई बात नहीं। आप इतने लोगों का, और बलिदान किसका मांग रहे हैं सर? आप 2000 परिवार हैं उनका बलिदान। इसके बाद जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्टें थी, उद्योग प्रबंधक की पोस्टें थी, वीपीडीओ की पोस्टें थी। तो ये बंदे वहाँ भी निकल रखे हैं जिनका सहायक वो कनिष्ठ सहायक का पेपर था, या सचिवालय सुरक्षा का पेपर था, या और पेपर थे। तो वो लोग जो वहाँ रहेंगे ना सर, वो वेटिंग में हैं अभी। ये लोग वहाँ भी ऊपरी मेरिट में है, जितने यहाँ पे खड़े हैं ऊपरी मेरिट में है। तो अगर ये लोग यहाँ निकल जाते हैं तो उनकी मेरिट ऊपर आ जाएगी। कुल मिला के ऐसे 2000 लोगों का ये सर्कल बन रहा है। अगर यहाँ पे ये गलत हो गया तो उन सब लोगों के साथ गलत हो जाएगा सर। तो कुल मिला के यही कहना है, जैसे हमारे सीएम साहब ने आश्वासन दिया है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अडिग रहेंगे अपने आश्वासन पे। और साथ में हम थोड़ा सा इनसिक्योर इसलिए हैं कि क्योंकि नई नई न्यूज़ें हम हर समय मिल रही हैं, तो दबाव ये बन रहा है हमारे ऊपर भी कि कहीं आपकी कल को बैठक हो जाए और आपके 4 लोग बैठ के ये कह दे कि सर इसको कैंसिल ही कर दिया जाए, तो उसमें हमारे लिए थोड़ा सा संकट की बात हो जाएगी। और क्योंकि सारे लोग, इतने लोग ऐसे हैं उनके जीवन मरण का सवाल ही आज बन चुका है सर। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब हम मुख्यमंत्री साहब से भी मिले थे तो हमने ये कहा था कि आप जो है एक रास्ता, जो बीच का रास्ता उसकी बात हो रही, तो उसमें हमने ये मांग रखी थी कि हमसे शपथ पत्र लिखवा के सरकार हमें ज्वाइनिंग दे। शपथ पत्र में हम लिख के देंगे कि अगर हम कहीं पे कानूनी रूप से दोषी पाए जाएँ तो कोर्ट हमें, बिल्कुल मैं कैमरे के आगे बहुत बार मीडिया में कह चुका हूँ, अगर हम कहीं पे दोषी पाए गए, हम जितने भी लोग हैं जो इसमें सेलेक्ट हैं, जो अगर जांच एक प्रक्रिया है उसमें अगर कोई उसके बाद भी रह रहा, किसी के अंदर शक है कि जो है इतने लोग एसटीएफ ने गिरफ्तार कर ले, इतने बच्चे इसमें हैं, उसके बाद जो है हम शपथ पत्र में लिख के दे देंगे कि अगर हमसे कहीं पर भी मतलब कोई भी संलिप्तता पाई गई तो हमारे, जैसे यूपी में चल रहा है बुलडोजर चल रहा है, ऐसे ही हमारे पैतृक संपत्ति में बुलडोजर चले। उसके साथ हमारे जो पैतृक संपत्तियां, देखो हमारे पास इतनी संपत्तियां तो नहीं है, पहाड़ों में ज़मीन की कीमत इतनी नहीं है कि वहाँ लाखों की संपत्ति है, पर जो भी हमारे बंजर खेत पड़े हैं, जो हमारा घर आंगन है, उसको जो है सरकार अपने जब्त में लें और हमें जो है जीवन भर के लिए बैन कर दें। पर हमें जो है देखो साहब, ये है कि बलिदान वाली जो बात हो रही है वो सिर्फ मेरी नहीं हो रही है, मेरे परिवार की है, मेरे बूढ़े माँ बापों की बलि है वो, कि उन्होंने जो उम्मीदें लगा रखी है सरकार से, वो जो है उन्होंने, जब वोट होता है तो हर कहीं से जो है युवा पहुँचता है वोट करने के लिए सरकार को। तो कहीं ना कहीं आज समय जो है हमारे ऊपर, हमारे जीविका के ऊपर, हमारे परिवार के फ्यूचर के ऊपर जो है संकट पैदा हुआ है, तो सरकार को विचार करना चाहिए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री धामी जी से भी कह रहा हूँ, और अगर मेरी बात जो है दिल्ली तक नरेंद्र मोदी जी से पहुंचती है तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि हम लोग बहुत संघर्ष करके जो है इस एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, और मैं भावुक हो चुका हूं कई जगह। मैं ये कहता हूं कि आप जो है ना इस एग्ज़ाम को कैंसिल करने की जगह हमें जो है ना पुलिस से कह के गोली मरवा दीजिए, कि कहीं ना कहीं अब जीवन जीना मुश्किल हो रखा हमारा। तो ये UKSSC ये जो ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम थे उसके कैंडिडेट हैं सारे यहाँ पे। ये इन लोगों ने अलग अलग वर्ग से आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, पहाड़ों से आते हैं, और काफ़ी मेहनत करके इन लोगों का कहना है कि इनने परीक्षा निकाली, दिन रात मेहनत की, क्योंकि एक ही परीक्षा नहीं निकाली है, कई सारे इनने एग्ज़ाम निकाले हैं, और इस आधार पे ये दावा कर रहे हैं कि अगर हमने गड़बड़ी करके या धांधली करके इस एग्ज़ाम को पास किया होता तो बाकी परीक्षाएँ हम कैसे निकालते। ये STF के सामने शपथ पत्र भरने के लिए भी तैयार हैं, और इनका दावा है कि अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ़ कार्रवाई भी की जाए। तो इनका ये कहना है, बेसिकली इनकी मांग ये है कि एग्ज़ाम को रद्द न किया जाए, बल्कि जो लोग दोषी हैं उन पे कार्रवाई की जाए।
आप रंगरूट देख रहे हैं। इस वक्त हम देहरादून के परेड ग्राउंड में मौजूद हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय हैं, मेरा नाम गौरव है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। शुक्रिया।